Hello students, today we are going to study chapter 10 disaster management of science 2. Now, what do you mean by the word disaster? डिज़ास्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो डिजीज़ रिलेटेड हो या फिर कोई नेचुरल या मैन मेड कैलामिटीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल डिजीज़ के बेस्ट एग्जांपल तो करेंटली जो हम सब सफ़र कर रहे हैं कोरोना वायरस से, उसके एपिडेमिक से, वो एक बेस्ट एग्जांपल होगा. या फिर अगर मैं नेचुरल की बात करूँ तो जो फ्लड्स मुंबई जो फेस करती है यूजुअली इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, इट कैन बी अंडर द नेचुरल डिज़ास्टर. मैन मेड में हम लोग बोल सकते हैं जो भी बॉम्ब ब्लास्ट या फिर अदर एक्टिविटीज़ हुई है ड्यू टू पोल्यूशंस एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें इन शॉर्ट डिज़ास्टर में आती है. नाउ नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट वन. यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? ऑल अबाउट द डिज़ास्टर. डिज़ास्टर को बेसिकली आप ये चीज़ बोल सकते हैं, जो चीज़ डेंजरस हार्मफुल होती है और अचानक से होती है, उस चीज़ को हम लोग डिज़ास्टर में. और ये सारी चीज़ें क्या क्या हो सकते हैं नेचुरल में? फ्लड होता है, वेट एंड ड्राई, फेमाइन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सारी चीज़ें सडन एक प्रॉब्लम या ट्रबल होकर के आती है और जो कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, अचानक से कोई चीज़ें हो जाती है. तो अगर वो ह्यूमंस के थ्रू हुई है तो उसको मैन मेड डिज़ास्टर में काउंट करेंगे. अगर वो नेचुरली हुई है तो उसको नेचुरल डिज़ास्टर में. अभी डेफिनेशन भी अगर आप देख रहे हो तो उसमें भी जो इसमें आप डेफिनेशन भी आप कैसे लिख सकते हो? वेरियस डेंजरस इवेंट which occur all of a sudden and cause a huge destruction, you can term it as disaster. Now वो कभी सोचा समझा नहीं होता या हम लोगों को पहले से पता नहीं होता और हर बार हम लोग उसके प्रिकॉशन ले नहीं सकते. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिज़ास्टर. अब उसके इफ़ेक्ट्स भी क्या होते हैं बच्चों? कहीं ना कहीं लाइफ इफ़ेक्ट में आती है, चाहे वो प्लांट की हो, एनिमल की हो, ह्यूमन बीइंग की हो, या फिर प्रॉपर्टी लॉस, अर्थक्वेक एंड ऑल में कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑल होते हैं. सो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट्स हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं. या डिजीज़ होता है इतना इजीली, अभी हम देख भी रहे कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से कितने सारे लैक्स एंड लैक्स लोगों की डेथ भी हो रही है. नाउ let's see the next part of it. और अकॉर्डिंगली कौन सा टाइप ऑफ डिज़ास्टर है, उस हिसाब से कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, होने के बाद इसके और मेजर्स लिए जाते हैं. क्योंकि कई बारी ये सारे डिज़ास्टर्स जो कॉमन है वो धीरे धीरे हमको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल रेन्स का प्रॉब्लम होता है या लैंडस्लाइड्स के लिए, तो ये सब चीज़ें हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया जा सकता है कि जब ऐसा इमरजेंसी आया तो क्या करना है. बट फॉर एग्जांपल अभी ये जो एपिडेमिक आया है कोरोना वायरस का, इस केस में हमको कुछ पता नहीं था, तो ये चीज़ें होने के बाद, ये वायरस का स्प्रेड होने के बाद मेजर्स लिए गए थे. बहुत से हमारे हेल्थ वर्कर्स सामने आए थे, पुलिस एंड ऑल सब ने साथ में मिल कर के काम किया. नाउ यहाँ पर बोला है व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर. ये तो मैंने आपसे डिस्कस भी किया कि वो मैन मेड हो सकता है या तो नेचुरल हो सकता है. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स. अभी रिसेंट में इन द मंथ ऑफ अराउंड जून, मई और जून, साइक्लोन हम लोग ने एक्सपीरियंस किया था उड़ीसा में, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडियस कॉज था. एंड ऑल्सो हम लोगों ने मुंबई में भी देखा था, जिसने काफ़ी कुछ प्लेसेस पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे बिकॉज ऑफ द साइक्लोन. अभी उड़ीसा में साइक्लोन बहुत कॉमन है बिकॉज वहाँ पे ड्यू टू द रिवर, जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर रिवर ब्रह्मपुत्र का यूजुअली फ्लडिंग कंडीशन होता है, या वहाँ पे साइक्लोन एंड ऑल उस तरफ होना ज़्यादा प्रोन है. तो वो धीरे धीरे वहाँ पर
वो लोग यूज टू हो करके कि हाँ हमको प्रिवेंट रहना है, ये कंडीशन में यूजुअली साइक्लोन आ सकते हैं, या फिर वेदर फोरकास्टिंग वाले भी एक अलर्ट बोलते हैं कई बारी। आपने मुंबई में भी देखा होगा कि कई बारी रेंज के वजह से रेड अलर्ट पहले ही बोल दिया जाता है कि प्लीज़ ट्रैवल मत करो, इट माइट हैपन कि हैवी रेंज भी आ सकते हैं। अभी ये साइक्लोन जो उड़ीसा के थे, फिर बाद में गुजरात और लातूर में अर्थक्वेक्स आए थे जो काफ़ी ज़्यादा लॉस करके गए थे। देन आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा मतलब मोर ओवर हमेशा ही साइक्लोन्स वहाँ पे बाजिंग रहते थे। देन हम लोगों ने फार्मर के प्रॉब्लम्स को भी सुना था कि वेट एंड ड्रॉट कंडीशन के वजह से भुखमरी हो गई थी, फेमाइन कंडीशन आ गए थे। डेजर्टिफिकेशन, काफ़ी अच्छे फर्टाइल चीज़ें या मॉइस्चर रिच जो हमारे फार्म्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें भी काफ़ी डेजर्टिफाइड हो गई थी, बिकॉज वंस इन अ वाइल कुछ टाइम पर भी इतना ज़्यादा समर वेकेशन मतलब समर टाइम में इतना हीट था कि वो पूरा ड्राइड अप हो गया अल्टीमेटली, एंड अगेन वो रिगेन नहीं कर पाया। अभी यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स दिया गया है कि फ्लडिंग कंडीशन में क्या होता है। यहाँ पे वन ऑफ द मुंबई का भी पिक्चर दिया गया, इफ यू कैन सी। यहाँ पे अर्थक्वेक भी का भी मेंशन किया गया है, यू कुड सी हियर अर्थक्वेक। एंड यहाँ पे ट्रेन का जो, ये तो मैन मेड ही हुआ, बट ट्रेन एक्सीडेंट्स का भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द टाइप ऑफ डिजास्टर स्टूडेंट्स। टाइप ऑफ डिजास्टर ओवरऑल ब्रॉडली अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो एक होता है जियोफिजिकल, बायोलॉजिकल एंड मैन मेड। जियोफिजिकल मतलब वो अर्थ रिलेटेड होगा, बायोलॉजिकल मतलब वो प्लांट एनिमल लाइफ रिलेटेड होगा, मैन मेड मतलब जो भी हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से होता है। अभी जियोलॉजिकल में आप देखोगे तो अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनो हुआ, सुनामी हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, लैंडफॉल हुआ, इरोजन, अल्कलाइजेशन, फ्लडिंग, ये सारी चीज़ें। एटमॉस्फेरिक में, जियोफिजिकल में भी एटमॉस्फेयर से भी क्या होता है, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, स्नो स्टॉर्म्स, स्नोफॉल, साइक्लोन, हेल स्टॉर्म, ड्रॉट, फ्लड, मेट्योराइट, सनस्पॉट्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में आती हैं। अगर मैं बायोलॉजिकल बोलूँ तो वो प्लांट रिलेटेड, और पहले प्लांट रिलेटेड देख लेते हैं। जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, रबिंग ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री बिकॉज ऑफ द एयर और वॉट एवर। देन फंगल डिजीज स्प्रेडिंग, ब्लिस्टर्स आपने सुना होगा, काफ़ी कॉमन था फंगल डिजीज। देन वीड भी बहुत कई ज़्यादा फैलने के वजह से कई बार वो भी प्रॉब्लम देते हैं। देन एक्वेटिक, कैरेट ग्रास, कॉमन ग्रास, ये सारे एग्जाम्पल्स है जो ग्रो होते हैं वीड, और वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं। एनिमल की मैं बात करूँ तो इन्फेक्शियस वायरसेस, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग कोरोना वायरस भी दे सकते हैं। बैक्टीरियल जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे काफ़ी पहले, जो भी पिलग्रिमेज के लिए जाते थे उनको वैक्सीन दी जाती थी, बिकॉज एट अ टाइम कॉलेरा, मलेरिया, हेपेटाइटिस एंड प्लेग, ये इसका भी बहुत बड़ा ऐसी, जैसे आज हम लोग कोरोना वायरस से सफ़र कर रहे हैं, पहले भी लोग इन सब चीज़ों से सफ़र कर चुके थे। देन इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट्स के वजह से भी, बाइट ऑफ पॉइजनस एनिमल, स्नेक बाइट या एनी अदर एनिमल्स एक्सेट्रा। नाउ मैन मेड में क्या क्या आएगा, पॉइजनस गैस, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी एक इसका एग्जाम्पल है। एटॉमिक टेस्ट, तो वेरियस न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियर टेस्ट का भी एग्जाम्पल था तारापुर का, वो महाराष्ट्र का ही था। देन अनप्लान्ड एक्शन, कोई भी एक्सीडेंट, जैसे कि हम लोग ने अभी ट्रेन का क्रैश भी देखा। इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो ये तो अननोन हुआ, जानबूझ के नहीं किया था। जो नोइंगली करते हैं वो है वॉर या फायर, कोई भी ऐसे डिजास्टर्स प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो जैसे हम लोगों ने कई बार सुना भी होगा या मूवीज़ में भी देखा होगा कि वो फायर कॉज करना मतलब चीज़ों को जलाना, प्रोटेस्ट करने में, वॉर करना, देन बॉम्ब ब्लास्ट,
लोगों को फोर्स माइग्रेशन, इसका एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर से ही हटाया गया था. देन टेररिज्म, रेप, चाइल्ड लेबर. सो ये सारे डिजास्टर्स किस में आएंगे? मैन मेड में आएंगे. लेट्स हैव अ लुक स्टूडेंट्स फर्दर. अभी इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, मतलब वो तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ही है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया है कि ब्रिजेस कोलैप्स हो जाती है, कोस्टल विलेजेस जो है वो फ्लड में चले जाते हैं, देन शॉर्टेज ऑफ फूड. केदारनाथ का भी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा, जब वो इतना ट्रेमेंडियस लैंडस्लाइड एंड फ्लड हुआ था वहाँ पर, तो वहाँ पर कितने लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस हुए थे. किसी तरह से एक ग्रुप ऑफ पीपल का वहाँ पर मतलब बनाया गया था यूनियन, सो दैट वो लोग कहीं से फूड या नॉर्मल जितने भी लोग जिंदा थे उनको प्रोवाइड कर सके. बहुत से वहाँ पिलग्रिमेज, होली पिलग्रिमेज के लिए जो लोग जाते हैं वहाँ पर भी वो लोग जा कर के फंस चुके थे. इसलिए एक टाइम के बाद वहाँ का जो टिकट्स एंड ऑल नहीं अवेलेबल होते हैं, यूजुअली रेनी सीजन में नहीं मिलता है, बिकॉज एक बार वो डिज़ास्टर होने के बाद वो एक प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं सो एज दोबारा वो कोई चीज़ रिपीट ना हो. नाउ अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जब भी होती है तो आप न्यूज़ एंड ऑल में देखते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस एंड ऑल होता है. एंड काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस जिस एरिया में ये सारी चीज़ें होती है. फॉर एग्जांपल मुंबई में भी अगर आप देखोगे तो कितने लोग कितने कंफ्यूज थे यहाँ पर. अब कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं, करंट सिचुएशन की भी मैं बात करूँ, एक डिजीज़ एपिडेमिक का, तो इस सिचुएशन में भी हमारा क्या हो रहा था कि हम कंफ्यूज थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. लोगों को बोला गया था कि आपको काढ़ा पीना है, लोग इतना ज़्यादा पीने लग गए थे कि उनकी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट होने लगा. देन आपको कुछ लोगों ने ये भी र्यूमर्स फैला दिए थे कि कोरोना वायरस आप फ़ोन पे किसी से बात करोगे तभी वो फैल जाएगा. सो सर्टन थिंग, कुछ र्यूमर्स भी होते हैं और ये लोगों में कन्फ्यूजन अल्टीमेटली. एंड सबसे ज़्यादा इस टाइम पे पता है ये भी मैसेज दिया गया था कि आप न्यूज़ रिपोर्ट्स देखना बंद कर दो, बिकॉज कभी कभी वो 100% न्यूज़ नहीं बताएंगे, 100% उन पर बिलीव भी नहीं करना है. उनको जो चीज़ें दिखी वो चीज़ें न्यूज़ बनाने के लिए भी झूठ बोलते हैं. तो अल्टीमेटली लेकिन वो कौन कंफ्यूज हो रहा है? हमारे नॉर्मल सिटीजन. और उनके कंफ्यूजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैनिक वाला सिचुएशन हो जाता है. फिर कुछ लोगों ने अलग अलग चीज़ें कही कि कंज्यूम अश्वगंधा, यू विल बी ओके एंड फाइन. देन ये भी चीज़ें लोगों के माइंडसेट में बैठ गई थी कि अगर कोरोना हुआ, इन केस नॉर्मल सर्दी खांसी होती है तो ये इंसान पैनिक होके जाके कोरोना टेस्ट करने लग गया. एंड होपफुली मोस्ट प्लेसेस में ऐसा भी था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले डायरेक्टली पॉजिटिव ही बता रहे थे अगर नॉर्मल सर्दी खांसी होने पर भी. सो ऐसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया, हॉस्पिटल की बिल्स इतने सारे पे किए, जबकि आज इस सिचुएशन में हम लोग को पता चल रहा है वो एक नॉर्मल फ्लू की तरह उसको ट्रीट किया जा सकता है. अननेसेसरी लोगों ने एक लोगों का ट्रीटमेंट के पीछे 3 to 4 lakhs भी स्पेंड किए. हाँ, कितने लोगों को अफोर्डेबल होता है, कितने लोगों को अफोर्डेबल नहीं होता है, जस्ट बिकॉज टू सेव द लाइफ. नाउ लेट्स सी. अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अगर मैं अर्थक्वेक या और भी किसी ऐसे डिज़ास्टर, मैंने केदारनाथ का भी एक एग्जांपल दिया आपको, वहाँ पर भी लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है. अब वो कोलैप्सिंग के वजह से लोगों ने कितनी मेहनत से कैसे कैसे करके एक घर बनाया होगा, वो भी तो एक फ्लड में चला गया. अब उनकी भरपाई कौन करेगा? वो अल्टीमेटली स्टैंड ऑफ जो लोग अपने स्टैंडर्ड से जीते थे, भले ही मिडिल क्लास हो या हायर मिडिल क्लास हो, नॉर्मल अपना घर में भी रहते थे, वो अल्टीमेटली उनको हट्स में या झोपड़ों में एडजस्ट करना पड़ता होता है. जो चीज़ें होने के बाद भी अल्टीमेटली उनसे सारी चीज़ें छीनी जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिज़ास्टर. नाउ इफ़ेक्ट्स देखते हैं क्या क्या होता है.
अभी इसमें स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि डिज़ास्टर के इफ़ेक्ट्स और क्या क्या हो रहे हैं। अभी फर्स्ट है एनवायरमेंटल। यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेस भी दिए हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना और नोट डाउन करते रहना कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये आपको इनकेस एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो इफ़ेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर में। इन्वायरमेंटल में अगर आप देखोगे तो अर्थक्वेक का एग्जांपल हो सकता है, या वाटर रिसोर्सेज ड्रॉट कंडीशन का यहाँ पर एग्जांपल दिया है, दैट इज़ पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग, ड्राइंग आउट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कंटामिनेशन या वाटर पोल्यूशन भी, स्टिंकी पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट ड्यू टू डिकम्पोजिंग कॉर्पसेस। अभी ये भी तो एक डिकम्पोजिंग कॉर्पसेस मतलब जो बॉडी है डेड बॉडीज ह्यूमंस की और दूसरे एनिमल्स, उसके वजह से भी बहुत स्टिंकी पोल्यूशन हो जाता है, मतलब कि काफ़ी गंदा स्मेल आना उस जगह से। या फिर अभी आप देख भी रहे थे न्यूज़ में, आपने सुना भी था इस बीच कोरोना वायरस के वजह से कि वैक्सीन अवेलेबिलिटी ना होने के वजह से लोग सिर्फ वो ग्रेवयार्ड्स ढूंढ रहे थे। इतना ज़्यादा डेथ बढ़ गए थे कि लोगों को दफन करने के लिए भी जगह नहीं बची थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल। तो ये अल्टीमेटली किसके ऊपर इफेक्ट करता है? प्रोफेशनल्स की बात करेंगे, जो भी हमारे वर्कर्स हैं ऐसे कंडीशन में काम करने वाले, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन पड़ता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इतना इजीली नहीं होता है अगर वो माइग्रेशन हो रहा हो या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम। इस एपिडेमिक में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फ़्लाइट्स एंड ऑल अरेंज किए जा रहे थे ताकि इंडियंस जो अदर कंट्रीज़ में थे वो लोग को रिटर्न अपने इंडिया में बुला करके उनका ट्रीटमेंट भी करने के लिए। देन फैसिलिटीज़ 100% नहीं मिल पाती है, स्पेशली मेडिकल फैसिलिटीज़ या मेडिकल फैसिलिटी डिज़ास्टर के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करती है स्टूडेंट्स, वो चाहे एनिमल्स के लिए हो या फिर ह्यूमन बींग्स के लिए। द रीज़न इज़ कि ह्यूमन बींग्स तो हम लोग अपने लिए काफ़ी ज़्यादा केयर करेंगे इन सब मामलों में। तो यहाँ पर क्या होता है कि शॉर्टेज हो जाती है, कई बार हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं होता है, ये सारी चीज़ें। अगर मैं सोशल फैक्टर्स की बात करूँ इसमें, तो आप देख सकते हो कि यू मे राइट डाउन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, इंजरीज सस्टेन्ड, पोल्यूशन एक्सेट्रा। तो ये सारे सोशल में आएंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग, जैसे कि हमने कहा कि एपिडेमिक में भी मेंटल के साथ फिजिकल दोनों एकदम से लोग डिप्रेस्ड हो गए थे घर में रह रहे के, जिनको नॉर्मल सर्दी जुकाम भी हो रहा है तो उनको लग रहा है अरे कोरोना तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीज़ें आती हैं ये सब में, सोशल में। तो आई रिपीट फॉर द सोशल, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, इंजरी सस्टेन्ड, पोल्यूशन एक्सेट्रा। अभी इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिकली क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। इकोनॉमिकली क्या होता है कि अचानक से हम लोगों को सारी चीज़ें, जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पैसे भी लगेंगे। फूड प्रोडक्ट्स भी अगर हमको प्रोवाइड करना है उतने हम लोगों को बाय भी करना होगा, चाहे वो हम हो या फिर गवर्नमेंट हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर गवर्नमेंट बॉडी को भी फंड की ज़रूरत पड़ती है ऐसी चीज़ों में। तो उसमें फ़ंड की ज़रूरत होगी और फंड जल्दी मिलते भी नहीं हैं, तो अल्टीमेटली हर किसी को ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है डिज़ास्टर के टाइम पे। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं पॉलिटिकली। अब पॉलिटिकली भी स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट अगर हमारी अच्छी नहीं होती है, इन दैट केस सिटीजन्स, जितने भी सिटीजन्स होते हैं जस्ट पैनिक होके यहाँ वहाँ वो लोग सिर्फ भटकते रहते हैं, उनको कोई प्रॉपर नहीं मिलता है सोल्यूशन ये सब चीज़ों का। सो ये सब चीज़ों में पॉलिटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और वही गवर्नमेंट अगर अच्छी होती तो सारे चीज़ें, हर एक चीज़, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फैसिलिटी से रिलेटेड हो
या फूड एंड सर्विस प्रोवाइडिंग हो, या सेफ गार्ड करने के लिए भी वहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ पीपल गवर्नमेंट के जाने चाहिए, जिससे कि वो जो भी रिक्वायरमेंट है ऐसे डिज़ास्टर प्रोन एरिया में वहाँ की चीज़ों को वो फुलफ़िल कर सके। तो ये पॉलिटिकल में आता है स्टूडेंट्स। मेडिकल में जैसे कि बताया, इंजरीज़ को ठीक करना है, इमोशनली भी सपोर्ट करना पड़ता है, मेंटल स्ट्रेस जो वो लोग सडनली कुछ चीज़ें अपनी आंखों के सामने अपने अपनों को वो लोग खोते हुए देखते हैं। एपिडेमिक्स बढ़ते ही जाता है और कई बार उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती कि किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। अल्टीमेटली डेथ्स दिखने मिलते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप। तो नेचर एंड स्कोप से रिलेटेड हम लोग को क्या चीज़ें समझ में आती है। एक होता है प्री डिजास्टर फेस, वार्निंग फेस, इमरजेंसी, रिहैबिलिटेशन, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। प्री डिजास्टर फेज, उसका कुछ एक एग्जांपल दे दूँ। अब तो कुछ चीज़ें सडनली होती है तो हमेशा हम लोग तैयार नहीं रह सकते, या फिर कई बारी हमारे वेदर फोरकास्टिंग या जो वेदर इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो पहले वार्न करते कि हाँ अर्थक्वेक होने के चांसेस है, साइक्लोन होने के चांसेस हैं, तो वो आपके प्री डिजास्टर फेस में होता है। तो उसके लिए हम लोग जो जो प्रिपरेशन करते हैं, कहीं ट्रैवल न करना, या फिर आप कहीं मतलब ज़्यादा आना जाना नहीं, या फिर घरों में भी किस तरीके से रखना है। इस कंडीशन में जब सारी चीज़ें बंद होंगी तो आप अपने ज़रूरत की चीज़ें पहले ही खरीद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स वार्निंग फेस। अब प्री डिजास्टर में समझ में आ गया कि हम लोगों को एक सिग्नल मिल चुका है कि ये डिजास्टर होने के चांसेस है। तो इसमें ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट भी एक्टिव हो जाती है, एक बॉडीज़ या ग्रुप ऑफ पीपल अरेंज करना चालू कर देती है जिनको ऑलरेडी ट्रेन किया जाता है ये डिजास्टर कंडीशन के लिए, तो उनको एक्टिव करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सेकेंड वार्निंग फेज में पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक वार्निंग होता है कि अभी भी अलर्ट हो जाओ, ड्रॉबैक्स या बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब मतलब हाफ द वे वो डिजास्टर पहुंच चुका है, कंप्लीट डिस्ट्रॉय करे उससे अच्छा वो वार्निंग ही समझ के जो बचे कुचे भी चीज़ें हैं जहाँ सेफ गार्ड हो सकती है वहाँ सेफली आप लोग रहिए। थर्ड होता है इमरजेंसी फेज। इमरजेंसी फेज में पता है स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये कम्प्लीटली इफेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे हर चीज़ उस टाइम पर एक डिज़ास्टर का होने के बाद जो भी जिन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिया उनको ध्यान रखते हुए क्या गुड्स एंड सर्विस की ज़रूरत पड़ रही है, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर उनको वहाँ से शिफ्ट करने की भी ज़रूरत पड़ रही है, या फिर जो भी एक सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल कंप्लीट करने के लिए एज आई सेड गुड एंड सर्विस की जो भी प्रोवाइड कर दिया जाता है टेम्प्रेरी बेसिस पे। रिकवरी फेज पे मतलब क्या कि सपोज अगर कोई भी फ्लड कंडीशन एंड ऑल हुआ, उसके बाद में उनको एक नॉर्मल टेंट्स में या हट्स में रखा जा रहा है कुछ टाइम के लिए, कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी आप फिर अगर आपके घर वगैरह सब सही सलामत है तो आप जाकर रह सकते हैं। लेकिन ये रिहैबिलिटेशन फिर बाद में कब होता है, जब थोड़ा रिकवरी फेज पर पहुंचते हैं। रिकवरी फेज पे मतलब क्या कि वहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे देखते हैं, बिकॉज ये जो गवर्नमेंट बॉडीज़ के भी लोग हैं अभी बनाई गई हैं जो फ्लड एंड ऑल कंडीशन में लोगों को अपनी जान पर खेलकर वो लोग बचाते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स रिहैबिलिटेशन में रिकवरी में कि जो भी जहाँ पर डिज़ास्टर ऑकर हुआ है उसको धीरे धीरे चीज़ों को संभालना। देन रिकंस्ट्रक्शन, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, केदारनाथ में वो मंदिर फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया जो टूट गया था, जस्ट मूर्ति बची थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेचर एंड स्कोप ऑफ 6 पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है कि नेचर एंड स्कोप। अभी यहाँ पे क्या बोला है, यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हम कॉमन सिटीजन्स के लिए। तो उसमें से देखते हैं वो क्या है।
फर्स्ट आता है फेज ऑफ इमरजेंसी। अभी इमरजेंसी के जैसे मैंने कहा कि वो डिज़ास्टर ऑकर हो चुका है इस केस में, तो आपको या जो भी गवर्नमेंट या एनजीओ वाले या फिर चैरिटेबल बॉडीज़ होते जो आगे वॉलंटरीली आगे आके वो लोग हेल्प करते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है कि लोगों को ढूंढना, मेडिकल असिस्टेंट, फर्स्ट एड वगैरह जो भी कम्युनिकेट करने के लिए कि कैसे लोगों से कम्युनिकेट करके उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जा सके। ये सारी चीज़ें इसमें फेज ऑफ इमरजेंसी में आती है। ट्रांजिशनल में क्या होता है कि इसी में रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करते हैं किसी भी डिज़ास्टर के बाद। इसमें जो भी डेब्रीज या जो अनवांटेड, जैसे कि मैंने फ्लड का एग्जांपल दिया था, वहाँ पर भी जैसे काफ़ी प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन बींग्स, तो उनको हटाना, वो सब क्लियर आउट करना, वाटर सप्लाई भी जो चला जाता है वो भी उसको रिस्टोर करना, रोड भी ख़राब हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें नॉर्मल लाने के लिए, जैसे पहले था वैसे नॉर्मल टाइप में लाने के लिए। इसलिए रिहैबिलिटेशन में मैंने आपसे जैसे कहा ना कि उनको थोड़ी देर के लिए शिफ्ट किया जाता है, ताकि ये सारी चीज़ें जब थोड़ा नॉर्मल करने लगेंगे जो भी वहाँ पे वॉलंटियर्स होते हैं, तो उसके बाद उनको फिर शिफ्ट किया जाता है। और साथ ही साथ उनको सिर्फ शिफ्ट करके छोड़ नहीं दिया जाता, उनको फूड, शेल्टर, कभी क्लोथिंग की ज़रूरत पड़ी वो सब भी देना है। देन प्लस उनको काम करना, ताकि वो पैनिक ना हो, टेंशन में ना हो, उनके मेंटल स्ट्रेस को भी कम करने में हेल्प करते हैं ये लोग। देन ये सारी चीज़ें आती है सेकेंड ट्रांजिशन में। थर्ड वाला आता है रिकंस्ट्रक्शन। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट्स। ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? बिकॉज कि ये वहीं से स्टार्ट होता है, ट्रांजिशनल फेज से। तो फिर से बिल्डिंगें बनती हैं, रोड, वाटर सप्लाई, फिर से उनको सारा कुछ बनाना पड़ता है। फार्मिंग भी, उनके लैंड जो ख़राब होने लगते हैं उनको फिर से रीस्टार्ट करो, फिर से सारी चीज़ें स्टार्टअप करो। देन हम लोग ने भी देखा है, आए दिन हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि कुछ ना कुछ डिज़ास्टर्स होते रहते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, ये डेब्रीज एंड ऑल कुछ लोग कॉन्टिनेंट पैसिफिक ओशन में पुट करने लगते हैं, तो वहाँ से भी पुट करने के वजह से भी वहाँ पे भी कुछ लाइफ को इफ़ेक्ट होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिज़ास्टर का ड्रॉबैक वो एक्वेटिक एनिमल या प्लांट्स भी सफ़र करते हैं। तो इसके वजह से फिर नेचुरल इम्बैलेंस कुछ हुआ, तो अल्टीमेटली फिर नेचर भी अपना रिवेंज लेना स्टार्ट करते हैं। अभी अल्टीमेटली जैसे कि यहाँ पर बोलते हैं ना कि बहुत पुरानी प्रॉब्लम्स भी हम लोग बोलते नहीं, वार्निंग फेज है, पॉपुलेशन कंट्रोल में करो, ताकि सबको इक्वली अपने सारी चीज़ें मिल सके, फैसिलिटी, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो अभी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टूडेंट्स क्या होने लगा कि इंस्टेबिलिटी कंट्री में ज़्यादा होने लगी, क्योंकि लोगों का शिफ्टिंग ज़्यादा होने लग गया, पॉपुलेशन का मतलब लोग एक जगह माइग्रेट भी होने लगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और बहुत इनइक्वालिटीज़ आ गई लोगों में, रिलीजन, रेशियल। तो उस वजह से जो टेररिज्म है, एब्डक्शन है, सोशल डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होने लग गई है। फिर कुछ हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल भी यूज़ करते हैं, और ये सब चीज़ें। अभी एक इसका भी एग्जांपल दे दूँ तो हम लोगों ने तो बहुत फेमस अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हिरोशिमा नागासाकी का एटॉमिक बॉम्ब का इंसिडेंट। तो वो इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहा है कि आज तक लोग सफ़र कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव कि वहाँ पे काफ़ी मेजर लिए गए हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो वो भी सब वर्ल्ड वॉर के टाइम का ही सारी चीज़ें हैं।
नाउ लेट्स सी, अभी यहाँ पे बोला गया है कि 2014 में मालिन तल अंबेगांव ये पुणे में हुआ था, लैंडस्लाइडिंग हुआ था। तो देख सकते हो आप स्टूडेंट्स कि यहाँ पर किस तरीके से कितना बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट हुआ था एंड देन उसको रिकंस्ट्रक्ट किस तरीके से किया गया था। अभी यहाँ पे दूसरा भी क्या बताया गया है कि एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स का भी एग्जांपल दिया है कि जैसे कि रेडिएशन लीकेज भी होता है कोई अगर ब्लास्ट होने के बाद। अभी यहाँ पे तो एक एग्जांपल दिया है चेर्नोबिल रशिया का, उसका अभी तक जो है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। और वो किस लिए यूज़ किया गया था, कुछ बेटरमेंट के लिए ही यूज़ किया था ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। और अभी भी नॉट ओनली रशिया, ऐसे बहुत सी कंट्रीज़ है जो एटॉमिक एनर्जी के लिए जाती है और वहाँ पे भी कई बारी केयरलेस पना के वजह से वहाँ पे रेडिएशन का लीकेज होता है। अल्टीमेटली कि जो भी यहाँ पर अपने सिटीजन्स हैं उनको केयर करना होगा कि ये सब चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी नहीं है, या फिर कितना केयर करना चाहिए ये। और प्लस गवर्नमेंट का भी इसमें यहाँ पर रोल होता है। तो इसलिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइप ऑफ डिज़ास्टर के अकॉर्डिंगली ही वहाँ पे डिफरेंट ये मैनेजमेंट कमिटी या मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ पीपल का रहना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स पढ़ेंगे अभी। डिज़ास्टर छोटा भी हो सकता है, मतलब माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, शॉर्ट टाइम भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए भी उसके इफेक्ट्स रह सकते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए उसके लिए क्या हम लोग मेजर्स ले सकते हैं ताकि प्रिवेंट कर सके या फिर अर्ली प्रिवेंशन कर सके, या पोस्ट क्या क्या चीज़ें हम लोग को मेजर करनी चाहिए, इसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है कि सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ या वॉलंटियर्स के थ्रू डिज़ास्टर मैनेजमेंट नहीं होगा, लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी डिज़ास्टर जैसे कि हमको पता है कि सडनली होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, एक टाइप का एक्सीडेंट ही हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग किस तरीके से खुद को या हमारे आसपास के एनिमल्स को या प्लांट्स को जहाँ पर भी हो रहा है उसको किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमेशा क्या ध्यान रखना है कि मिनिमम से मिनिमम लॉस हो, और ज़्यादा अगर हम लोग बेटरमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसमें कोई लॉस क्रिएट ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें जो भी जिस भी इंसिडेंट के वजह से लॉस होते हैं वो कभी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद या उसके पहले अगर हमको कोई न्यूज़ मिल रही है कि ये सो एंड सो डिज़ास्टर होने वाला है तो उसके मेजर्स हम लोग, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या करना है वो हम लोग कर सकते हैं। तो अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन लाइफ सफर्ड बाय ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द कैलामिटी एंड रिलीज ऑफ द पीपल। जो भी अगर इंजर्ड है तो मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, या फिर क्या करेंगे जो भी डेड बॉडीज है उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाएगा। एज आई सेड, सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑफ द पीपल टू रिड्यूस द इफेक्ट। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके लोगों को फैसिलिटीज़ और सर्विसेज, गुड्स सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। टू रिस्टोर द ह्यूमन लाइफ इन द रीजन बाय क्रिएटिंग रिकाउंसिलेशन इन डिज़ास्टर। रिस्टोर करना उनको, वो जैसे वो अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं वैसे ही उसी तरफ से सेम नॉर्मल करने के लिए, कंडीशन नॉर्मलाइज करने के लिए। रिहैबिटेट डिज़ास्टर विक्टिम्स, जिनके घर वगैरह टूट गए हैं या फिर किसी भी वजह से वो अपनी जगह पर नहीं रह पा रहे तो उनको भी किसी सेफ जगह पे, अच्छी जगह पर जा कर के शेल्टर देना, खाना वगैरह सब प्रोवाइड करना। देन कंसिडरिंग प्रोटेक्टिव मेजर इन डिज़ास्टर, यही सारी चीज़ें हमको पता है कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं कोई डिज़ास्टर होता है तो उसी को कंसिडर करते हुए वो फर्दर फ्यूचर तक या फिर आगे उसकी जो इंटेंसिटी है वो आगे बढ़े नहीं, उस चीज़ के लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे। नेक्स्ट कम्स द
और धीरे धीरे आप देखोगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले जो भी बॉडी है वो क्या करते हैं, धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है स्पेशली। और स्पेशली किस पे ध्यान दे रहे, प्रिवेंटिव मेजर्स पे, रिहैबिलिटेशन पे, रिकंस्ट्रक्शन पे। और सिर्फ इसको प्लान नहीं करना, साथ ही साथ उस पर उसको अप्लाई भी करना। तो इसके लिए उसको 2 कैटेगरी में बताया गया है, एक है प्री डिज़ास्टर एंड पोस्ट डिज़ास्टर। अभी प्री डिज़ास्टर मतलब क्या कि कोई भी टाइप का हम लोग, जैसे अर्थक्वेक हुआ वो एक अलग डिज़ास्टर हुआ, वोल्केनो अलग हुआ, साइक्लोन अलग हुआ, तो ऐसे ऐसे टाइप ऑफ डिज़ास्टर के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से तैयारियां करना। तो सबसे पहला क्या आएगा इसमें, प्रो डिज़ास्टर एरिया कौन कौन से है वो पहले आइडेंटिफाई करो। देन किस इंटेंसिटी से, हाई इंटेंसिटी से होता है या लो इंटेंसिटी से होता है, वो सारी चीज़ें उसके बारे में पता करो। As I've said, getting special training for disaster management, then increasing awareness about the disaster management, ये भी जनरल पब्लिक को भी बताना कि ये सारी चीज़ें होती है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि डू नॉट ट्रैवल और ये सारी चीज़ें, तो ये सब प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आती है। पोस्ट डिज़ास्टर मतलब क्या, जहाँ पर डिज़ास्टर हो चुका है तो इसमें क्या करते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी हेल्प है जिन्होंने सफ़र किया उस डिज़ास्टर में, विक्टिम्स जो है उनको सारी नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड करना। पार्टिसिपेशन ऑफ प्रिफरी लोकल पीपल सेव फ्रॉम द डिजास्टर, रनिंग देम टू हेल्प द विक्टिम्स। जो भी अभी कोई दूर दूर से तो ट्रैवल करके नहीं आ पाएगा हेल्प करने के लिए, इसलिए कोशिश करते हैं कि वहीं के लोकल लोग जो नॉर्मल है प्रॉपर, मतलब उनके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है तो आसपास के लोगों को ही बुलाया जाता है ताकि वो लोग उन विक्टिम्स की हेल्प कर सकें। देन क्विक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर नीड डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल मेजर। फटाफट एक हेल्प सेंटर या हेल्थ कैंप्स लगते हैं ताकि अलग अलग डिज़ास्टर के लिए जो भी कंट्रोल सेंटर्स चाहिए है, कभी कभी इन सब डिज़ास्टर्स की वजह से लोग घूम जाते हैं या जो भी है, तो उन ऐसे कंडीशन में वो हेल्प सेंटर्स होना ज़रूरी है। कोई भी हेल्प वो सीख कर सकते हैं हर एक जगह होने की वजह से, नियर बाय एरिया में ही। नाउ कैटेगराइजेशन ऑफ हेल्प मटेरियल रिसीव फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर, डिलीवरिंग द मटेरियल टू विक्टिम्स एंड कंटिन्यूज रिव्यूइंग ऑफ द हेल्प। अभी यहाँ पे हेल्प मटेरियल को भी कैटेगराइज करना चाहिए कंट्रोल सेंटर के अकॉर्डिंग कि किसी को खाने की ज़रूरत है या किसी को शेल्टर की ज़रूरत है या किसी का ढूंढना है, तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट टाइप अलग अलग कैंप लगते हैं ताकि अकॉर्डिंगली वो उनकी हेल्प कर सके। और साथ ही साथ उनका फीडबैक भी लेते हैं, चेक भी करते कि कोई रह तो नहीं गया। हमेशा वो लोग प्रिपरेशन के साथ चलेंगे जब भी कोई ऐसे डिज़ास्टर रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं तो। नाउ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला आता है प्रिपरेशन। मिनिमम डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए किसी भी डिज़ास्टर में, तो उसके लिए वो प्रिपरेशन करते हैं। रिडेम्पशन मतलब प्लान फॉर मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द सोसाइटी एंड द कंट्री। यहाँ पे क्या करना है कि सोसाइटी या कंट्री को कम से कम डैमेज हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रिपेयर्डनेस मतलब क्या, प्रॉपर प्लानिंग के साथ वहाँ पे जनरल पब्लिक एंड ऑल में तक पहुँचना है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छूट गई हो। इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर मतलब क्या है, कितनी इंटेंसिटी के साथ डिज़ास्टर वहाँ पे हुआ, अकॉर्डिंगली उसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना है और उसके बारे में एक रिव्यू करना है। रिस्पॉन्स टू द डिज़ास्टर इज टू बी गिवन इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट। तुरंत डिज़ास्टर हुआ तुरंत ही उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, क्योंकि ये किसके बाद फॉलो करते हैं, डिज़ास्टर स्ट्राइक इस साइकिल में। रिसर्जेंस मतलब क्या, ये इम्पॉर्टेंट लिंक है इमरजेंसी मेजर और नेचुरल प्रोग्रेस में। तो रिसरेक्शन ये एक स्टेज है जहाँ पे किस लिए यूज़ किया जाता है कि वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, जहाँ पूरे इंडिया के या किसी भी कंट्री के। तो रिस्टोरेशन ये इम्पॉर्टेंट लिंक किसके लिए है, मेजर्स जो डिज़ास्टर के बाद लिया जाता है और नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
प्रोग्रेस में भी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत सारा एक ही डिजास्टर में ही सारे फंड्स लगा दिए, तो वो सारी चीज़ें भी मैनेज करना ज़रूरी होता है. नाउ दिस साइकिल इज ऑल अबाउट. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे ये ऑलवेज रिमेंबर विद दिया है कि हम लोग नेचुरल डिज़ास्टर को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसका लॉस हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. ये सही, ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे एरिया में नहीं हुआ तो फिर मैं क्यों जाऊँ हेल्प करने, मेरे साथ भी कुछ हो सकता है. नहीं, आपको भी एक वॉलंटियर बनना उस पॉइंट पर ज़रूरी होता है. अभी नेक्स्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी के बारे में देखेंगे. अभी डिज़ास्टर जब भी कोई होता है तो गवर्नमेंट लेवल पे भी मैंने जैसे कि कहा कि वो वॉलंटरी एक बॉडी बनाई गई है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मतलब नेशनल टू विलेज लेवल, हर जगह पर. तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 2005 जो हमारे कंट्री में पास किया गया है, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन किया है स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग प्रिकॉशनरी वार्निंग. पहले प्रिकॉशनरी वार्निंग देने वाले कौन कौन है? नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन, ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से होता है. देन कम्स द स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड देन डिस्ट्रिक्ट के बाद मतलब प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से फिर कलेक्टर से तहसीलदार तक जाता है, तालुका डिज़ास्टर तक. और मेन जो ऑर्गेनाइजेशंस वाले रहते हैं वो कौन रहते हैं? नेशनल के, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड द कलेक्टर, नेशनल वाइज, स्टेट वाइज एंड द डिस्ट्रिक्ट वाइज. और ये लोग साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं देखते हैं, सोशल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी वो इंक्लूडेड उसमें रहता है. देन डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका, इनमें सिस्टम इन्वॉल्व रहता है जो एक्चुअली वहाँ पर, क्योंकि ये बहुत नियर बाय रहेंगे ना जिस जगह पे हुआ है, तो वो एक्चुअल रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन का वर्क वो लोग कैरी करते हैं. तहसीलदार से फिर विलेज लेवल पे जाएगा सरपंच के, और सरपंच यही सब सरपंच एंड ऑल सब वो बॉडी क्रिएट करते हैं ताकि वो मतलब ट्रेनिंग एंड ऑल के लिए भी भेजते हैं अपने विलेज के लोगों को, सो दैट वो रेस्क्यू की चीज़ें वो सीख सकें. और वो जनरल पब्लिक, नॉट ओनली विलेज, सरपंच का ही काम है, वहाँ की जो भी जनरल पब्लिक है वो भी इसमें रहेंगे. तो ये स्ट्रक्चर हुआ. नाउ डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है? तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेसिकली क्या होता है? कलेक्टर डिज़ास्टर मैनेजमेंट और उसके रिहैबिलिटेशन स्कीम के लिए वो किस तरीके से उस पर काम करना है वो सारी चीज़ें वो कलेक्टर करता है. तो कलेक्टर प्लानिंग करता है, कोऑर्डिनेट भी कर रहा रहता है कंटिन्यू, और कंट्रोल भी करता है कि क्या रिहैबिलिटेशन में क्या दिया है, नहीं दिया है, लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसलिए भी रहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी टाइप का डिज़ास्टर है वो सैंक्शन होना चाहिए. वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्टेट लेवल का भी परमिशन लेना ज़रूरी रहता है. सिमिलरली स्टेट लेवल को भी किससे परमिशन लेना पड़ता है? नेशनल, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर से. डिस्ट्रिक्ट वाइज डिज़ास्टर कंट्रोल के बाद कंट्रोल यूनिट देखते हैं. डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट ये इसलिए बनाया जाता है कि जैसे ही डिज़ास्टर हुआ या फिर उसका स्टार्ट भी हुआ तो वो उसके बारे में नॉलेज लेगा, रिव्यू होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कंटिन्यूसली उसका कांटेक्ट रहता है जैसे कि आर्मी वालों से, एयरफोर्स वालों से, ताकि वो उनके भी जो इक्विपमेंट्स है जैसे कि हेलीपैड या हेलीकॉप्टर्स जो भी है वो लोग ईजिली प्रोवाइड कर लेते हैं अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो. या और भी कोई हेल्प जो है आर्मी फोर्स या नेवी फोर्स वाले हैं तो वो लोग भी, उनके पास भी स्पेशल ट्रेनिंग होती है तो वो भी हेल्प करते हैं. या टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हुआ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो ये सारे फोर्सेस ऑलरेडी ट्रेंड रहते हैं तो वो लोग भी हेल्प करते हैं ये सब चीज़ों में. तो उनके साथ वॉलेंटरीली मतलब अच्छे से कोऑर्डिनेट करके रखना, ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिज़ास्टर कंट्रोल यूनिट का काम है.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, एशियन डिज़ास्टर रिडक्शन सेंटर, एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जो कि एज आई सेड ये 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसमें जो भी लोग काम करते हैं वो पुलिस वाले भी होते हैं, आर्मी में भी काम कर, ओवरऑल इसमें कितने 12 डिवीज़न है हमारे कंट्री में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, और पूरे कंट्री में आर्मी की हेल्प से वो वहाँ पे वर्क करते हैं। महाराष्ट्र में नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स करते हैं। नाउ जो भी यहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं वो रेस्क्यू वर्क में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि डिज़ास्टर कौन सा हुआ, साइक्लोन, क्लिफ स्लाइडिंग, बिल्डिंग कोलैप्स, ये सब चीज़ों में, तो उसका और नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ पे साइड भी दिया गया है। फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी एक्शन। फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी एक्शन मतलब कोई भी डिज़ास्टर हो रहा है तो जो भी मेडिकल या बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ हम लोग दे सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती है। फर्स्ट एड आपने काफ़ी स्मॉल क्लास में भी पढ़ा है, उसके किट एंड ऑल, फर्स्ट एड किट बॉक्स भी आपने प्रोजेक्ट्स में कभी ना कभी बनाए होंगे। तो यहाँ पर आप देखते हो कुछ कुछ ऐसे, अगर आप कहीं हॉस्पिटल्स एंड ऑल में भी जाते हो ऐसे, उसमें एक्सप्लोजिव का या फ्लेमेबल गैस या फ्लेमेबल लिक्विड ऐसी सारी चीज़ें सिम्बॉल्स लिखे रहते हैं। तो वो क्यों लिखे रहते हैं, ताकि मतलब यहाँ पर ये चीज़ें प्रेजेंट है तो आपको थोड़ा संभाल के लेना है। कहीं पे कुछ लीकेज या ऐसा कुछ भी फील हो रहा है तो आपको बताना है। तो फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल गैस या फिर एक्सप्लोजिव जहाँ पे रखे रहेंगे, तो इसलिए वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि नो, जैसे कि ट्रेन में भी आप देखोगे एक्सप्लोजिव नहीं लेके जा सकते, गैस सिलेंडर नहीं कैरी कर सकते। तो ये सब क्यों मेंशन किया है, टू अवॉइड द डिज़ास्टर। ट्रेन में भी आग लगे तभी तो एक बड़े इशू है। अभी यहाँ पे कुछ एक पिक्चर्स दिया डिज़ास्टर का। फर्स्ट है अर्थक्वेक का, सेकंड है फॉरेस्ट फायर का, थर्ड है स्नेक बाइट का। तो ये भी स्नेक बाइट एक इंडिविजुअल लेवल कह सकते हो कि वो भी एक टाइप का डिज़ास्टर है, बट अगर वो ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है, मतलब अभी यहाँ पे भी आप देखोगे ABCDEF में, तो फर्स्ट केस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन प्रोवाइड, पहले तो उसको लिटा कर स्ट्रेचर पे सेफ प्लेस पर लेके जाना है, उसके आईज एंड ऑल प्रॉपर चेक करना है। अगर वो अनईजी फील कर रहा है उसको उठा करके प्रॉपर हॉस्पिटल में आप लेकर जा सकते हो ना। यहाँ पर क्या बोला है, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन होगी तो बहुत सी ट्रांसपोर्टेशन मेथड, जैसे कि क्रेडल मेथड हुआ, बैक, कैरिंग ऑन बैक, कैरिंग ऑन 2 हैंड्स, जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्रेडल मेथड हुआ, दिस इज क्रेडल मेथड, पीछे कैरी करना इस तरीके से, कैरिंग ऑन 2 हैंड्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो पिक्चर्स में भी दिए हैं स्टूडेंट्स। कैरिंग ऑन 2 हैंड्स, ये सारी चीज़ें भी उसमें फॉलो किए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस, अभी आप नॉर्मली देखोगे विलेज साइड में जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है वो ओपन है, कभी कभी वो वायर्स भी कट ऑफ करके गिरते तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं या शॉर्ट सर्किट होते हैं, किसी भी डिजीज़ का एपिडेमिक हुआ, ये सारी चीज़ों में प्राइमरी हेल्प तो हम लोग दे सकते हैं, ताकि जो भी हेल्प चाहिए, अगर उसमें फर्स्ट एड में भी पॉसिबिलिटी नहीं है थोड़ा सा कंडीशन उसका नॉर्मल करने के लिए, तो आप डायरेक्टली मेडिकल फैसिलिटी या एम्बुलेंस एंड ऑल कॉल करके तुरंत ले करके जाते, तो इसलिए फर्स्ट एड इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है फर्स्ट एड किट के। फर्स्ट है रिलीविंग द पेन
इसमें कुछ एक ब्लैंक्स दिए हुए हैं, कंप्लीट द चार्ट एज पर द ऑब्जेक्टिव्स में. तो यू कैन ऑल्सो राइट फर्स्ट एज प्रमोट रिकवरी. रिकवरी उनका करवाना क्यों ज़रूरी है कि कुछ हद तक, ताकि वो हॉस्पिटल जाने की कंडीशन तक में पहुंच जाए. देन यू कैन से सेकेंड वाले में कॉलिंग फॉर मेडिकल असिस्टेंस. एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ. छोटी मोटी चोट लगी है जैसे स्नेक बाइट एंड ऑल, तो उसका पेन रिलीव करने के लिए बहुत से मेथड्स यूज़ करते हैं. देन कामिंग डाउन द सिचुएशन. लोग पैनिक होते हैं तो पेशेंट भी पैनिक हो सकता है. तो इसके लिए उस सिचुएशन को काम डाउन करना. अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन. जो भी कंडीशन है फर्स्ट एड में क्या करते हैं, कोशिश करेंगे कि अगर ब्लीडिंग वगैरह है तो कुछ टाइम के लिए उसका ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप करने की कोशिश. देन टेकिंग इमीडिएट एक्शन. तुरंत ही आपको कहीं गड़बड़ लग रहा है, ऐसे किसी भी नॉर्मल स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल डिजास्टर में भी तुरंत एक एक्शन लेना है. सेविंग लाइफ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपको लोगों को बचाना है, इग्नोर करके नहीं जाना है. प्रिवेंटिंग डिटोरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर. मतलब उसकी कंडीशन अगर आप अच्छी नहीं कर पा रहे हो तो उसको ख़राब भी मत करो. आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सीधा एम्बुलेंस को कॉल करके आप मेडिकल हेल्प ले सकते हो. फर्स्ट एड किट में बच्चों अभी क्या क्या चीज़ें बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो इसमें मेंशन की है. बैंडेज डिफरेंट साइज़ के, वुंड गॉज, ट्रायंगुलर सर्कुलर बैंडेज, मेडिकेटेड कॉटन हैंड ग्लव्स, क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ पीसेस, सोप, एंटीसेप्टिक, डेटॉल या सावलॉन एंड ऑल, सेफ्टी पिन, ब्लेड, स्मॉल पिन, नीडल, बैंडेड, टॉर्च, सिजर, थर्मोमीटर, पेट्रोलियम जेली. तो ये सारी चीज़ें जो है यू कैन पुट इन योर फर्स्ट एड किट. मॉक ड्रिल. मॉक ड्रिल देखते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या होता है. ये वो प्रैक्टिस है ताकि डिज़ास्टर ये एक प्रैक्टिस होती है. जब भी कोई डिज़ास्टर हुआ तो एक बोलते हैं ना कि फेक सिचुएशन दिया जाता है जिसमें कि पर्सन प्रिपेयर्ड रहे उस चीज़ के लिए. तो कभी भी ऐसा कोई रिएक्शन होता है तो वो ट्रेंड रहेगा, तो उसको पता है कि इस टाइम पे क्या चीज़ें करना है. या तुरंत जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कि अगर गर्ल्स को कैसे हम लोग ट्रेन करते हैं कराटे एंड ऑल सिखाते हैं सेल्फ सेफ्टी के लिए, तो ऐसी कोई चीज़ें भी ट्रेनिंग की जाती है. सो एज ऐसे कोई भी सिचुएशन होता है तो हर पर्सन को अवेयर करना होता है, खुद से अवेयर रहना है. तो मॉक ड्रिल बहुत सी चीज़ें में, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ अगर फायर फाइटर्स का, तो उनको भी एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि फायर हुआ तो क्या करना है क्या नहीं करना है. स्कूल में या फिर कुछ जगह स्कूल में भी फायर की ट्रेनिंग दी जाती है. फायर कैसे एक्सटिंग्विश करना है, वहाँ पे अलग अलग साइन बोर्ड्स भी लगाए जाते हैं. या कोई हाई फ्लोर बिल्डिंग में अगर वहाँ पे फंसा हुआ है उसको किस तरीके से निकालना है. अगर किसी के कपड़े में आग लग गई है तो उसको क्या करना है. तो ये सारी चीज़ें पुलिस फोर्स एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है तो स्कूल में भी जाके ये प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं. मॉक ड्रिल इज़ बेसिकली कि एक प्री ट्रेनिंग होती है बिफोर द डिज़ास्टर. परफेक्टली ट्रेंड होना है. अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है. फर्स्ट है कैसे आपको रिस्पॉन्स देना है किसी भी डिज़ास्टर में. देन कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना है. डिज़ास्टर कंट्रोल में अलग अलग डिपार्टमेंट रहते तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए. हमारी एबिलिटीज़ कितनी है वो भी हमको जानना है. हम अपने एबिलिटी के बियॉन्ड कुछ काम नहीं कर पाएंगे. ये भी कि तुरंत रिस्पॉन्स होना चाहिए किसी भी डिज़ास्टर के टाइम पे. आराम से हम 10 जगह फ़ोन करेंगे, आराम से कोई एक्शन होगा, उसके बजाय पहले ही. इसलिए हेल्पलाइन नंबर्स गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे दिए हैं. कॉम्पिटेंसी प्लान्ड एक्शन का हमेशा एक चेक पर रखना होगा. ऐसा नहीं है एक बार ट्रेनिंग दिया तो ख़त्म हो गया. उनका भी बार बार चेकआउट होते हैं कि अभी भी उनको याद है कि नहीं सारी ट्रेनिंग, या कुछ नई चीज़ें तो उसको अपग्रेड करना है. आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल एरर्स एंड रिस्क. और कभी एक बार हो सकता है फर्स्ट टाइम अर्थक्वेक के लिए अगर कोई रेस्क्यू करने गया है तो उनसे कुछ मिस्टेक्स भी हुई होंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो उस गलती को ना रिपीट करके वो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए वो आगे कंटिन्यू करेंगे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन.
यहाँ पर क्या बोला है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी एक दूसरे को पुश नहीं करना है स्कूल में, कि हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को याद भी रहना चाहिए। पुलिस का 100, फायर फाइटिंग फोर्स का 101, डिजास्टर कंट्रोल यूनिट का 108, एम्बुलेंस 102। हम लोगों को हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, लेफ्ट एंड राइट साइड देखते हुए चलना है। किसी भी अनवांटेड आई मीन टू से जानकारी नहीं है जिस बारे में, उस चीज़ों को टच नहीं करना है, या फिर र्यूमर्स नहीं स्प्रेड करना है। आप लोग मजाक मजाक में बोलोगे बॉम्ब में, अल्टीमेटली वो बहुत बड़ा केओस क्रिएट कर सकता है स्कूल्स में या और भी किसी चीज़ में। और ये चीज़ आप ट्रेन में भी देखते हो कि अनाउंसमेंट कंटिन्यू होती रहती है। क्राउडेड प्लेसेस में भी कोई भी केओस नहीं क्रिएट करना है। देन कम्स यहाँ पे कुछ चीज़ें वॉलंटरी, जैसे अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट डे वगैरह अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो स्कूल में, तो वहाँ पे भी जैसे साइन बोर्ड्स एंड ऑल के साथ स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, क्लीनिनेस एंड हेल्थ ऑलवेज को एग्जिस्ट। क्लीनिनेस भी रखना है, हेल्थ का ध्यान भी रखना है। देन गिव अप द एडिक्शन एंड स्टे हैप्पी, कोई भी एडिक्शन से दूर रहना है। हेल्दी लाइफ इज द की टू सक्सेस। फॉलो द रूल्स टू अवॉइड डिजास्टर एंड टुडे स्टूडेंट्स आर फ्यूचर सिटीजन। तो ये हम लोग ही फ्यूचर है इस कंट्री के, उस चीज़ को मायने में रखते हुए आपको एक्शन लेना है, हर चीज़ पर ध्यान देना है। नाउ विद दिस आई कंप्लीट द चैप्टर 10 स्टूडेंट्स। थैंक यू।